जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीजीपीएससी के तैयारी के क्रम में आगे बढ़ते हुए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? पहला है ऐतरेय ब्राह्मण, दूसरा है गोपथ ब्राह्मण, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण और चौथा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐतरेय ब्राह्मण। देखिए, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों को लिखा गया था और ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के संकलन करता है महीदास, वही कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ के संकलन करता है कुशीतक ऋषि। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक है? ऑप्शन ए कालिदास, बी है भास, सी है भवभूति, डी है राजशेखर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भास। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं भास और यह जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पूरा पाषाण युग, बी है नवपाषाण युग, सी है ताम्र पाषाण युग और डी है लौह युग। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये धरती और मानव के विकास का जो कालखंड था उससे लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग, जिसको चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ताम्रपाषाण युग जो है वो नवपाषाण और ताम्र युग दोनों के बीच का संक्रमण कालीन अवधि को कहा गया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नवपाषाण व ताम्र युग के बीच का संक्रमण काल को क्या कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। तो देखते हैं। पहला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? ऑप्शन ए है विनय पिटक, ऑप्शन बी है जातक कथाएं, ऑप्शन सी है अभिधम्म पिटक और ऑप्शन डी है सुत्त पिटक। देखिए, गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनकी जो भी शिक्षा थी उनको अलग अलग पुस्तकों में संकलित किया गया है, जिनको पिटक कहा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन कहाँ संकलित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुत्त पिटक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी है अशोक के शिलालेखों में, ऑप्शन सी है पुराणों में, ऑप्शन डी है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। देखिए, मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था और ये बहुत समय तक मौर्य शासनकाल में
चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। इसने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से पहला था दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवा योद्धा, छठवां निरीक्षक और सातवां सभासद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन बी है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन डी है आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। देखिए संगम युग क्या था ये जानिए सबसे पहले। तो दक्षिण भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की जो अवधि था उसको संगम काल के नाम से जाना जाता है। और संगम का यहाँ पर अर्थ है कि तमिल कवियों का एक सम्मेलन हुआ था जो अलग अलग राजाओं के संरक्षण काल में हुआ, जैसे कि चोर, चेर और पांड्य राजाओं के काल में हुआ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात है? तो ये था आपका कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित है और ये पूरे मुगल काल के दौरान पहली महिला शासिका भी रही हैं। ऑप्शन बी है बहादुर शाह, ये गुजरात से संबंधित है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है बाज बहादुर, ये मालवा से संबंधित है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है चांद बीबी, ये अवध से संबंधित नहीं है। चांद बीबी ने 2 जगह से शासन संभाला था, एक है बीजापुर और एक है अहमदनगर। इसको याद रखिएगा, एक है बीजापुर और दूसरा है अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें एवं उनके नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए एक तरफ सूची 1 में दिल्ली सल्तनत के विभिन्न विभागों का नाम लिखा हुआ है और दूसरा वो जो विभाग हैं उनके क्या कार्य थे उनके बारे में लिखा हुआ है, दोनों का मिलान करना है। तो पहला देखते हैं दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज आपका संबंधित था सेना विभाग से, जो कि 4थे नंबर का पॉइंट है सूची 2 में। तो ए आपका संबंधित हो गया 4थे से। बी है दीवाने रिसालत, ये आपका संबंधित है आर्थिक विदेशी मुद्दों से संबंधित, तो बी का हो गया 1। ऑप्शन नंबर सी देखिए दीवाने इंसा, ये संबंधित है आपका सरकारी पत्र व्यवहार से। और दीवाने वजारत संबंधित है आपका वित्तीय मामला से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दीवाने अर्ज आपका हो जाएगा 4था सेना विभाग से संबंधित। दीवाने रिसालत हो जाएगा आपका आर्थिक विदेशी मुद्दों से संबंधित। और दीवाने इंशा हो जाएगा आपका सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। और दीवाने वजारत हो जाएगा आपका वित्तीय मामले से संबंधित। तो इस प्रकार आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम हैं, पहला है चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। फिर है देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सी है सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। फिर है आपका देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद।
देवरा का युद्ध हुआ था सन 1531 में, चौसा का युद्ध हुआ था सन 1539 में, कन्नौज का युद्ध हुआ था सन 1540 में, और सरहिंद का युद्ध हुआ था सन 1555 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ऑप्शन ए है शाह नवाज खां, बी है अब्दुल रहीम खान, सी है टोडरमल, और ऑप्शन डी है मुल्ला दो प्याजा। तो इसका करेक्ट आंसर है टोडरमल। आईने दहसाला पद्धति टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी। बाकी भी ऑप्शंस को आपको अच्छे से ढूंढना है, जैसे कि मुल्ला दो प्याजा किससे संबंधित है, अब्दुल रहीम खान खाना किससे संबंधित है, शाह नवाज खां किससे संबंधित है। आप लोग इसको नीचे कमेंट कीजिएगा ढूंढकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक सही है, देखिए हड़प नीति। तो हड़प नीति कौन दिया था? सबको पता होगा आप लोगों को, डलहौजी ने दिया था। और नेक्स्ट है आपका बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन हुआ था गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट है बंगाल में दोहरा शासन स्थापित हुआ। तो ये हुआ था आपका रॉबर्ट क्लाइव के काल में। और डी है सामाजिक सुधार, ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ए का हो जाएगा आपका डलहौजी, तो ए का हो गया 3। बी है बंगाल विभाजन, इसका हो जाएगा आपका 1 कर्जन। तो देखिए 3 1 वाला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों में है, देखिए 3 1 वाला। अब अगला देखते हैं, बंगाल में दोहरा शासन, तो ये हुआ था क्लाइव के काल में, तो इसका हो जाएगा 2। तो 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक साइड है विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ब्रह्मोबंध उपाध्याय, और डी है आपका मोहम्मद अली। इसके करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। विपिन चंद्रपाल संबंधित है आपके न्यू इंडिया से, अरविंद घोष आपके संबंधित है वंदे मातरम से, और ब्रह्मोबंध उपाध्याय संबंधित हैं आपके संध्या से, और मोहम्मद अली ये संबंधित है आपके कॉमरेड से। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह किसके बारे में था? यह है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। अब देखिए, रैयत मतलब होता है किसान। आप लोगों ने रैयत वाली व्यवस्था भी पढ़ी होगी जिसमें रैयत का अर्थ होता है किसान। तो पहला बोल रहा है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। बी है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। सी है रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। और डी है नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए भी सही लग रहा है। देखिए रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, पर ये सही लग रहा है पर सही है नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। वो खेती करना चाहते थे पर उनको नील के बदले में बहुत कम पैसा दिया जाता था, इससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है?
देखिए दर्शन से एक न एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और वैष्णववाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनेकांतवाद संबंधित है आपका जैन धर्म से। देखिए दर्शन का तैयारी करने के लिए आप लोग जो CGPSC का मेंस का जो सिलेबस है दर्शन का, उसमें जो जो पॉइंट दिए हैं कम से कम उसके सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। खाली सिलेबस यदि आपको याद है तो दर्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, मेंस का CGPSC का जो मेंस का सिलेबस होता है उसमें दर्शन का सिलेबस को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार और भारत के लिए राज्य सचिव की परिषद में पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, MG रनाडे, GK गोखले, BG तिलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, GK गोखले। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया था और भारत के लिए जो राज्य सचिव की परिषद में भारतीयों के लिए पद था उसको लेने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। पहला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, B है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, C है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और D है प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो देखिए लॉर्ड डफरिन, इनके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और इसमें कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी को। और इसमें मुख्य अंग्रेज अधिकारी जो कि कांग्रेस के निर्माण में सहायक थे वो थे A.O. ह्यूम। और बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, इसमें बाकी ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो रामकृष्ण मिशन से कौन कौन व्यक्ति मुख्य संबंधित थे वो आपको देखना है। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, इसको भी देखना है आपको। और प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई, इसको भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। लखनऊ समझौता, दूसरा है स्वराज दल, तीसरा है जलियांवाला हत्याकांड और चौथा है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। देखिए लखनऊ समझौता हुआ था आपका 1916 में, स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपका 1919 में और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1920 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। पहला हो जाएगा आपका लखनऊ समझौता, फिर हो जाएगा तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 में, उसके बाद आखिरी है आपका स्वराज दल की स्थापना 1923 में। देखिए स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक साइड संस्था का नाम है और एक साइड है प्रवर्तक। पहले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके प्रवर्तक हैं GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही हैं। B है सोशल सर्विस लीग, NM जोशी, ये भी बिल्कुल सही है। C है सेवा समिति, HN कुंजारू, ये भी बिल्कुल सही है। D है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी, ये गलत है दोस्तों। अब आप लोग नीचे कमेंट में जवाब दीजिए कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के प्रवर्तक कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही हैं? वीडी सावरकर मतलब भाई फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। वीडी मतलब होता है विनायक दामोदर। ओके, तो विनायक दामोदर के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो पहला देखते हैं, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजनी की जीवनी का मराठी में अनुवाद किया। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। ये भी सही है। आप लोग एक बार ज़रूर इनका जीवनी को पढ़िएगा, क्योंकि इनका जीवनी बहुत इंस्पायरिंग रहा है और विभिन्न क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन ए है, यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1919, ना कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार जो है ये 1909 के अधिनियम को, देखिए 1909 का जो अधिनियम था वो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये असत्य कथन है। देखिए, 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसमें मोंटेग्यू जो हैं वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड ये उस समय के भारत के गवर्नर थे। बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। इस अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया था। सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ थे, भी सही है। और मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि का सही चित्रण है? पहला है, हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। बिल्कुल सही है। दूसरा है, सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। ये भी आपका सही है। तीसरा है, यहाँ गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है, कूट नंबर डी है। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। तो इसमें आपका 1, 2, 3, 4 ये सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन से जोड़ा सत्य है? पहला है विनय पिटक। देखिए, विनय पिटक बौद्ध मतावलंबियों के लिए व्यवस्था के नियम से संबंधित है। बिल्कुल सही है। बी है सुत्त पिटक, ये बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों का संकलन है। ये भी बिल्कुल सही है। सी है अधिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन से संबंधित सिद्धांत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। देखिए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इन्हें मतलब इन तीनों को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा गया है और ये सभी त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा से सही मेल है?
पहला है अहिंसा, जीव को चोट न पहुंचाना। दूसरा है आपका सत्य, झूठ ना बोलना। तीसरा है अस्तेय, चोरी ना करना। और चौथा है अपरिग्रह, संपत्ति का संचय ना करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही है। देखिए जैन धर्म के 5 सिद्धांत, जिनको 5 व्रतों के नाम से भी जाना जाता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और एक और होता है जो इसमें नहीं दिया है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो अहिंसा का अर्थ है यहाँ पर जीवों को चोट ना पहुँचाना, सत्य का अर्थ है झूठ ना बोलना, अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना, अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति का संचय, मतलब संपत्ति इकट्ठा ना करना। देखिए जैन जो धर्म है वो 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित है, दिगंबर और श्वेतांबर, याद रखेगा। और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि दिगंबर और श्वेतांबर ये दोनों के संस्थापक कौन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय से संबंधित है। फिर से देखिए क्वेश्चन को, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णववाद और शैववाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। स्थानकवासी जो शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और है वैष्णववाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्यादवाद आपका संबंधित है जैन धर्म से। तो देखिए दर्शन के क्वेश्चन हैं अभी जो 28वां नंबर का था और 27वां नंबर का। स्यादवाद का अर्थ क्या होता है जान लीजिए। तो जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत महावीर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसका अर्थ है हमारा ज्ञान सीमित और सापेक्ष है तथा हमें ईमानदारी से इसे स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान के असीमित और अप्रत्यक्ष होने के निरर्थक दावों से बचना चाहिए। किसी भी वस्तु को देखने के तरीके, जिसे जैन धर्म में नया कहा जाता है, संख्या में अनंत है। स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है विभिन्न संभावनाओं को जांच करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन ऋग्वैदिक समाज का सही चित्रण है। पहला है, ऋग्वैदिक समाज के प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है जिन्हें ब्रह्मा, क्षत्र, विशु कहा जाता था। दूसरा है, कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न हो गया। तीसरा है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। चौथा है, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से बताई गई है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सभी जो कथन दिए हैं ये सही हैं। और आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से कथन ऋग्वैदिक समाज का सही चित्रण करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा इसमें चौथा जो पॉइंट है, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से बताई गई है। तो उस विराट पुरुष के कौन कौन से शरीर के भागों से कौन कौन सा वर्ण बना है उसको कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जोड़े सकते हैं। एक साइड कृति लिखा हुआ है और दूसरा साइड कृतिकार। पहला देखिए महाभाष्य। महाभाष्य की रचना की थी पतंजलि ने, तो ये बिल्कुल सही जोड़ा है। दूसरा है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस और सामने लिखा हुआ है विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस का जो रचना किया है वो विशाख दत्त जी ने किया है। ये CGPSC में एक बार पूछा जा चुका है। तीसरा है मालविकाग्निमित्रम। ये कालिदास की रचना है
और है आपका अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र सभी लोग जानते हैं, कौटिल्य का रचना है। कौटिल्य की जगह कभी कभी विष्णुगुप्त भी लिखा रहता है, चाणक्य भी लिखा रहता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त एक ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 ये सभी जोड़े सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन हेतु मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया, दूसरे कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी? पहला है द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, तीसरा है स्वतंत्र लेबर पार्टी। ऑप्शन से आपके केवल 1 और 2 सही हैं, दूसरा है केवल 2 और 3 सही हैं, तीसरा है केवल 1 और 3 सही हैं, और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3 सही हैं। तो देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत हार्ड लेवल के रहते हैं, बहुत ध्यान से बनाइएगा। तो देखते हैं, पहला है द पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। इसका गठन 1947 में पुणे में केशव राव जेधे और शंकर राव मोरे और अन्य लोगों के द्वारा किया गया था। तो आपका पहला हो जाएगा गलत। दूसरा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है 1942 में हुआ था, और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है आपका स्वतंत्र लेबर पार्टी, इसको ILP के नाम से भी जाना जाता है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इसका गठन 1936 में BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, जिसने बॉम्बे के प्रांतीय चुनाव में भी भाग लिया था आगे चलकर। तो इसमें 2 और 3 मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? पहला है 1857 का विद्रोह, दूसरा है 1921 का मप्पिला विद्रोह, सी है 1859-60 का नील विद्रोह, और ऑप्शन डी है 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1899 और 1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको महान उपद्रव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाली गई थी? ऑप्शन नंबर ए है अल हिलाल, बी है कॉमरेड, सी है भारतीय समाजशास्त्री, डी है जमींदार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल हिलाल नामक पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषताएं प्रदर्शित करता है? पहले उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर नहीं थे। दूसरा है वे पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में देवताओं की पूजा करते थे, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है उन्होंने युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों को नियोजित किया, यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। कहीं पर भी खुदाई के दौरान सिंधु घाटी
सभ्यता का जो भी क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर घोड़ों का प्रयोग कहीं पर भी दिखा नहीं है। हालांकि मिला है घोड़ों का अस्थि पंजर कुछ जगह, लिमिट में ही मिला है, पर वो ज़्यादा घोड़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे। इवन इतिहासकारों का मानना है कि घोड़े उस क्षेत्र में बहुत कम पाए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे पुरुष और जिसमें है केवल 2, तो वे पुरुष और स्त्री दोनों रूपों में देवताओं की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर क्या था? तो आप सभी ने सुना होगा गदर पार्टी का नाम। देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला है भारतीयों का क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। बी है एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। सी है उग्रवादी संगठन जिसका मुख्यालय बर्लिन में था। डी है भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गदर पार्टी भारतीयों का क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। और गदर जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, देखो ये एक उर्दू शब्द है और विद्रोह के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। गदर शब्द मतलब होता है विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसने स्वदेशी कारीगर शिल्प और उद्योगों के पुनरुद्धार में योगदान दिया। दूसरा है स्वदेशी आंदोलन के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में किसके दौरान अपनाया गया था? पहला है बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन, बी है होम रूल आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन और डी है साइमन कमीशन की भारत यात्रा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। दूसरा है सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। सी है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अयोग्य आंदोलन आरंभ करने तक। और ऑप्शन डी है भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। वर्ष 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक बोझ को कम करने और बंगाल के पूर्वी क्षेत्र की उपेक्षा के समाधान के बहाने बंगाल को 2 भागों में, पश्चिम बंगाल जिसमें बिहार और उड़ीसा को रखा गया था और पूर्वी बंगाल जिसमें पूर्वी बंगाल और असम को रखा गया और 2 भाग में विभाजित किया गया था सन 1905 में। और 1911 में किंग जॉर्ज पंचम ने अपने राज्याभिषेक दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया था और इसे भाषाई आधार पर विभाजित करने का निर्णय लिया। इसलिए उड़ीसा और बिहार और असम के प्रांत फिर से अस्तित्व में आए और इसी समय इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जिसमें राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। अतः विकल्प इसका जो बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, सी है आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। देखिए उषा मेहता भारत के सबसे प्रमुख गांधीवादियों में से एक थी। वर्ष 1920 में सूरत में इनका जन्म हुआ था और मात्र 8 वर्ष की आयु में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई थी, जब उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ मार्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, भारत छोड़ो प्रस्ताव AICC द्वारा अपनाया गया था। बी है, अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। सी है, 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। डी है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्रिप्स ने पूर्ण डोमिनियन स्थिति के साथ एक भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। देखिए आपका क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, यहाँ पे लिखा है देखिए AICC, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और हिंदी में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया था। और ये जो हुआ था, गांधी जी ने ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण दिया था और यहीं पर नारा दिया था, करो या मरो का। देखिए जो ग्वालियर टैंक शब्द है, इसको याद रखिएगा, इसको एक बार CGPSC में पूछा जा चुका है। और अब इसी दिन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह। दूसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। तीसरा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए इनको घटनाओं का सही कालक्रम के अनुसार जमाना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले होगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और फिर होगा रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन ऋग्वेद के विषय में सही नहीं है? पहला है, यह चारों में सबसे पुराना विद्यमान वेद है। बिल्कुल सही है, सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। बी है, वेद 10 पुस्तकों में व्यवस्थित है जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सी है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता भगवान इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र, आदित्य, आदित्य अर्थात सूर्य देवता आदि हैं। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा गया है कि ऋग्वेद के विषय में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें तो ABC तीनों सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन यजुर्वेद के विषय में सही है? ऑप्शन नंबर ए है, यजुर्वेद नाम त्याग का प्रतीक है। ये बिल्कुल सही है, यजुर्वेद जो नाम है ये त्याग का प्रतीक है। बी है, विभिन्न प्रकार के यज्ञों के संस्कारों और मंत्रों पर केंद्रित है। और सी है, ए व बी दोनों सही हैं और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, यजुर्वेद के विषय में कौन से सही हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सामवेद के विषय में सही है? पहला है, नाम समन गान के नाम पर रखा गया है, अर्थात सामवेद जो नाम रखा गया है वेद का वो
गान के नाम पर रखा गया है, तो ये सही है आपका। दूसरा है गीत संगीत प्रधान है, ये भी आपका सही है। जो आपका सामवेद है वो गीत संगीत प्रधान है। सी है इसे मंत्रों की पुस्तक भी कहा जाता है, ये भी एकदम सही है आपका। इसे मंत्रों की पुस्तक भी कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन अथर्ववेद के विषय में सही है। देखिए पहला है ब्रह्मा वेद के रूप में भी जाना जाता है इसे, बिल्कुल सही है। बी है इसकी रचना अथर्वण तथा आंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। सी है यह मानव समाज में शांति और समृद्धि लाने पर केंद्रित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हेनरी लुई विलियम डेरोजियो, फिर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है केशव चंद्र सेन और डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए हिंदू कॉलेज आधुनिक अर्थों में एशिया में उच्च शिक्षा का सबसे पहला संस्थान था और इसको प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वशासन की प्राप्ति को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया गया, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। आखिरी सवाल है करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। ये एकदम आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तो अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखे थे एक जगह क्वेश्चन में, ये आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये रहा हिस्ट्री के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको कूट वाले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन का अच्छे से तैयारी कीजिए। अगला हम संविधान, भूगोल और अर्थशास्त्र का टॉप 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ लाएंगे। तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।